अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टी एस नाली टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं सरदार उस्मान बलोच साहब और यासिर डोगर साहब के डेयरी फार्म पे। हमारे साथ डॉक्टर फ़रख बशीर भट्टी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे ब्रीडर और भैंस को बहुत बड़ी अच्छी तरह से समझने वाले। आज हम इनके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से भैंस की मैनेजमेंट के बारे में, इसके डाइट प्लान के बारे में और भी बाकी जो मामलात हैं डेयरी फार्मिंग में या भैंस फार्मिंग में, भैंस पाल में जो मुश्किलात आती हैं उनके बारे में, और अक्सर जो हमारे दोस्त डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या जो दोस्त डेयरी फार्मिंग को शुरू करके फोकस हमारा बफलो पे होगा, उसमें उसको छोड़ चुके हैं, इनके बारे में डिस्कस होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। इस पार्ट में आपको सारे जानवर भी दिखाते हैं और साथ में एक ब्रीडर बुल की सिलेक्शन किस तरह करनी है डॉक्टर साहब से वो भी पूछते हैं। अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो इस सूरत हाल में एक जो ब्रीडर है या एक बुल है, उसको उसकी क्या चीज़ें देखी जाए, या एक अच्छा जो बुल है उसके आप क्या समझते हैं कि क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, इस पे ज़रा रोशनी डालें रिकॉर्ड से हट के। इसमें सबसे रिकॉर्ड से हटना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ अपने करीब तरीन एरिया में किसी भी बुल की जिसकी कम से कम माँ तो आपने देखी हुई है वो दूध देती हुई, आप उस जानवर पे एतबार करें जो आपने अपनी आंखों से देखा हुआ है। उस जानवर पे एतबार ना करें जो आपने ज़ुबानी सुना हुआ है। करीब तरीन एरिया में हर वक्त कोई ना कोई बहुत अच्छा आउट क्लास जो भैंस जो है परफॉर्मर गुजरी हुई होती है। अगर ऐसे जानवरों को ही उस एरिए के लोग पॉइंट आउट कर लें और उसके चोटे को इस्तेमाल करें, कम से कम 50% करेक्टर को तो वो अपने जानवरों के लिए ले रहे हैं। 100%, 100% ओले से आधा ओला बेहतर है। हम 100% ओले की तरफ भाग पड़ते हैं और जो आधा ओला है उसकी तरफ हम नहीं जाते। मैं इस चीज़ में हमेशा से कहता हूँ करीब कम अज कम आप लोग जब भी बुल लें, बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप फंस रहे होते हैं। बच्चा 4 साल पालना लंबी कॉस्टिंग है। उसकी माँ खुद आंखों से तो आपने देखी भी हो, आपको ये पक्का पता हो कि हाँ ये इसी भैंस का बच्चा है, तो फिर भी सौदा माड़ा नहीं है, फिर भी सौदा बुरा बुरा नहीं है। और जितने करीब के एरिए में अगर आपने चले, आप कह सकते हैं कि जी सोशल मीडिया का दौर है, अब बहुत से जानवर जो हैं वो लोगों की अप्रोच जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। तो अगर आप उस चीज़ को भी देखते हैं तो चलें, आपको एक इंटरनेट पे बैठ के एक बुल समझ आ रहा है, आप कम से कम इतनी जहमत करें उस कट्टे के जाके पेरेंट्स को, अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है या कह रहा है ये जी इसका बच्चा है, आपको कोई ना कोई उसकी कंफर्मेशन ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर। अब तो साइंसी तौर पे भी आप लोग इस चीज़ को हमें पता लग सकता है, अब ज़माना बदल गया है। जी जी। हमें उस हिसाब से जिद्दत की तरफ जाना होगा। लेकिन हाँ, अगर हम खुद फ़रेबी के लिए आमादा हैं और हम कहते हैं जी नहीं जो है बस ठीक है, तो वहाँ पे फिर जो रिज़ल्ट है उस पे चीखना नहीं चाहिए। फिर वहाँ पे भी जो हमारे साथ होता है वो ठीक ही फिर होता है। उस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत हो गया है या फलाने बंदे ने हमें ये कर दिया, फलाने बंदे किसी का क्या कसूर है। पहली बात कि आपको खुद ही अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया का नहीं पता, तो आप बंदे किसी को क्या करेंगे। किसी को ब्लेम देने से पहले खुद को ठीक करें, अपने सिस्टम को ठीक करें। लाख कोई बंदा आपको कोई मामलात में बताए, आप जब अपने मामलात में बिल्कुल पक्के होंगे तो किसी मामले का कोई मसला नहीं होगा। जी, डॉक्टर साहब, इस बात की हमें समझ आ गई है, नाजरीन को भी समझ आ गई होगी यकीनन। आप काइंडली ये बता दें कि जो भैंस है, इसको कमर्शियल डेयरी एनिमल बनाया जा सकता है, या आप समझते हैं कि जो बफलो की फार्मिंग है ये कमर्शियल सतह पे की जा सकती है या नहीं? मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ जी। फिक्स ऑपरेशनल कॉस्ट किसी भी दूसरे जो डेयरी एनिमल है उससे इसकी बहुत कम है। एक टर्म होती है फैट करेक्टेड मिल्क, यानी कि इसका जो दूध है उसको अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि 3.5% मिल्क फैट का है उस पर सेट करें तो वॉल्यूम हमें मिल सकते हैं। यही रोला करते हैं ना कि भैंस का दूध थोड़ा होता है, गाय का बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम फैट करेक्टेड मिल्क में जाते हैं तो आप 8% फैट को जब 3.5% पे लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट्स और डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। एक भैंस को रखने की, कीपिंग की अच्छी भैंस को 650-700 रुपया कास्ट है। ठीक है, भैंस के अंदर मरने की रेशो बहुत कम है। बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक जहन साजी की कि पहले हमें खुद तस्लीम करना है कि भैंस जो है उसको हम डेयरी एनिमल बना सकते हैं। दूसरा, गाय क्यों डेयरी एनिमल है? अच्छा, गाय में सीमन क्यों रखवाते हैं? भैंस की दफ़ा कहते हैं कि खलूंदी नहीं। ये कैसी बात है?
ऐसा तो नहीं है। एक तरफ आप जानवरों को दुनिया का बेहतरीन सिस्टम देते हैं और दूसरी तरफ जानवर के बारे में आप घर बैठ के कह देते हैं ये काम ही नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब जो वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है वो किसी और चीज़ का नहीं नज़र आता, वो इस चीज़ का वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है कि हम लोग शायद करना नहीं चाहते। हमें बनी बनाए सीमन की डोज़ें, अगर डोज़ेज़ जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट हम लोग ना करें तो हम शायद यहाँ पे काउस को भी तबाह करके रख लें। तो इसमें भैंस का कहाँ से कसूर आया? भैंस जितना आप लोगों को डोसाइल जिसे कहते हैं रखने वाला जानवर अच्छा नहीं मिल सकता। प्रोडक्शन इसकी अगर आप इसकी फीडिंग पैटर्न सेट कर दें, उस जैसा अच्छा परफॉर्मर कोई नहीं है जानवर। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा दूध की लाइकिंग इसकी है। देखिए जी, अगर आपकी सोसाइटी, हमारे यहाँ मैंने बहुत से लोगों से जिक्र किया कि भैंस का रेट दूध का बहुत कम है, इसको ऊपर करें, फतवे बड़ी जल्दी लग जाते हैं। सर मुख्तलिफ दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ लोगों के बहुत करीब हो के उनको ये बातें कही। उन्होंने कहा जी हम रेट बढ़ाएंगे तो हम लोगों का जो है अवाम जो है वो हमें नहीं छोड़ेगी, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। दूसरी ऑप्शन ये है, ठीक है अगर आप रेट नहीं बढ़ाना चाहते तो आप एक पैरामीटर पक्का फिक्स क्यों नहीं कर देते कि जी इतने मिल्क फैट का जो दूध है उसका रेट ये है। वहां पे आपने भैंस के ऊपर कदगन क्यों लगाई हुई है कि इसका दूध इससे ऊपर बेचा तो आपको चालान हो जाएंगे। जब आप वो रेट फिक्स कर देंगे तो वहां पे जब भी पैरेलल अटैचमेंट होगा, देखें कमाई आएगी तो रिसर्च होनी शुरू हो जाएगी। जी जी ऐसे। सर सरकारी सतह पे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा आस लगाऊंगा। मैं किसी को भी गलत नहीं कहता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जिसका रोजी रोटी जानवर से अटैच है उसको दिलचस्पी सबसे ज्यादा होगी कि मैं की खुआवा, जो अभी आप पूछ रहे हैं कि हम क्या खिलाएं कि दूध बढ़ जाए, ये हर बंदे को इससे गर्ज होगी, वो माने या ना माने, मैं इधर को है। सो दूध की जो पैदावारी सलाहियत है कम कीमत के ऊपर क्वालिटी मिल्क, अगर मेरे से को पूछे तो वो भैंस का ही है जो पैदा होता है। बिकना इसे सोने को सोने के रेट पे चाहिए। जब तक आप नहीं बिकवाएंगे आप अपने हाथों से हर चीज तबाह कर लेंगे। आप आज पाकिस्तान में अगर जितनी भी भैंस है उसको आप FCM के ऊपर, फैट करेक्टेड मिल्क के ऊपर शिफ्ट कर दें तो आपके पास वॉल्यूम्स अल्टीमेटली डबल हो जाते हैं। कीमत आप कहें 3.5% फैट का दूध है ये इतने का बेचो, ठीक है स्टेट रेगुलेट कर दे, लेकिन वहां ना रोके कि यार तुम कर ही कुछ नहीं सकते। चाहे कोई फैट निकाल ले, चाहे उसके अंदर जिस तरह भी बाय एनी मीन किसी भी जरिए से उसकी फैट इजाफी जो है, अगर उसको कीमत नहीं मिलती तो वो जितनी फैट स्टेट कहती है उतनी पे दूध बेचे। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि ना रोने देते हैं ना काम करने देते हैं। इस एक नुक्ते को स्टेट अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। तो आपके इस चैनल के तवसत से ये पैगाम मैं लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा, 1 से 100 तक और 100 से कई तक इंशाल्लाह, कि खुदारा सिर्फ और सिर्फ आप दूध का म्यार मुकर्रर करें। उस म्यार के अगेंस्ट आप कहें जी स्टेट ने इसकी ये प्राइस ली है, रात को डॉलर और होता है सुबह डॉलर और होता है, रात को कीमत अजनास की और होती है सुबह और होती है। कंपनियों वाले उसी वक्त कीमत के जो है नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। दूध के मामले में स्टेट कहती है कि जी अवाम ने हमसे लड़ पड़ना है। किस किस्म की नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक ये रवैया होगा कोई डेवलपमेंट शायद ना हो सके। जी जी, अगर फार्मर को उसकी आउटपुट का अच्छा रेट नहीं मिलेगा तो यकीनन आप ठीक फरमा रहे हैं कि इस पे कोई रिसर्च और कुछ भी फार्मर नहीं कर सकता। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो फार्मिंग को छोड़ते जा रहे हैं। आपके ख्याल में जो भैंस का फ्यूचर है या भैंस की जो पॉपुलेशन है, फार्मिंग से लोग अटैच हैं, वो कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं? देखें लोग आते जाएंगे, अडॉप्ट करते जाएंगे, खित्ते में ये चीज़ चलती जाएगी। हाँ, ऑपरेशंस में लोग बड़े से छोटे कर लें, छोटे से जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीना मरना सारा कुछ नस्ल दर नस्ल भैंस से जुड़ गया हुआ है, वो तो उससे जुड़े रहेंगे, लेकिन उनकी भी नस्लों को जब आगे ऑप्शन मिलेगी तो वो भी इससे भागेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी सूरत हाल है ये सिलसिला इस खित्ता अर्ज में चलता रहेगा। अगर आप कहें ना या कोई भी बंदा कहे कि भैंस ख़त्म हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं। हाँ, क्वेश्चन ये है कि हम भैंस को कितनी जल्दी इंप्रूव करके पूरी दुनिया में आगे लीड कर सकते हैं। शायद हम आज संजीदा हो जाएं तो शायद सिर्फ और सिर्फ 10 साल के मुख्तसर अरसे में हमारे पास आज भी वो जेनेटिक पोल मौजूद है
जिससे हम सारी दुनिया को लीड कर सकते हैं भैंस के केस में। लेकिन संजीदगी का इसमें आएगा कि हम संजीदा कितनी हद तक है। जी। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एआई पे आपने ज़ोर दिया है कि अगर एआई जानवरों की करवाएँगे जिस तरह हम गाय में कर रहे हैं, तो नस्ल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी जो है वो बेहतर की जा सकती है, आने वाली ब्रीड है। अब एक कंसेप्ट एम्ब्रियो पे भी चल रहा है। एम्ब्रियो को और एआई को आप कैसे देखते हैं? फार्मर के लिए एम्ब्रियो फ़ीज़िबल रहेगा या एआई अच्छी रहेगी? सर एम्ब्रियो का तो दुनिया में जो सबसे बड़े मुल्क हैं वहाँ पे भी कंसेप्शन रेट बहुत कम है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया है। जी, जी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र महंगी टेक्नोलॉजी है और वहाँ पे जब तक आपके पास प्रूवन बुल नहीं अवेलेबल, कोई भी कहीं पे भी एडवाइस नहीं करता कि आप एम्ब्रियो की कॉस्ट बेयर करें, जी, जी। उसको बर्दाश्त करें। हमारे यहाँ पे अभी तो प्रूवन बुल का कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत टाइम लगना है, जो मेरी ज़ाती राय है। हम लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि जो प्रूवन बुल है वो दूध बढ़ा कितना सकता है। अगर एक गंदा बुल एक अच्छी भली भैंस की कटी का बेड़ा गर्क कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह एक अच्छा बुल नॉर्मल भैंस को सोना बना सकता है। हमें अभी इन कॉन्सेप्ट्स का ही नहीं पता और इस मेच्योरिटी में जाने में भी हमें अभी बहुत टाइम लगेगा। एआई के लिए मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल एआई ही अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा। नेचुरल ब्रीडिंग जो है ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। मोटी मिसाल दूं, आपके पास बुल है, आपने 100 भैंस रखी हुई है, आपके हमसायगी से एक ऐसी भैंस आती है जिसको आप ना नहीं कर सकते और वो भैंस जो है वो किसी भी वजह से किसी बीमारी का शिकार है, आपका बुल उसको क्रॉस करेगा, आपकी तमाम हर्ड की अगला रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी, सुआ लेट होगा और सुआ लेट होने का मतलब मिलियंस में निकलता है लॉस में। एक भैंस जो कि बंदे ने एक दफा और टेस्ट की और उसके बाद कसाई को बेच देनी है, उस एक भैंस की वजह से आपका मिलियंस में लॉस है। दूसरी बात यह है कि एआई करने के जो पैरामीटर्स है उसके लिए जो टेक्निकल लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होना, उनको ये पता होना, उनको ये कॉन्फिडेंस होना कि यार ठीक है अब फॉलिकल रप्चर जो वो हो रहा है यानी कि एग रिलीज होने लगा है, अब एआई का आइडियल टाइम है या सुबह शाम पे करना, इन चीज़ों में लोगों को बताना पड़ेगा। और एआई में अगर प्रूवन बुल का जो सीमन है उसको हम देते हैं तो आप ये देख लीजिए, मैं तो 100% का दाई हूं ही नहीं, 60% भी रिजल्ट आ जाता है। छोड़ दें 60% को, मैं नहीं कहता जी 500 किलो दूध बढ़ जाएगा, मैं कहता हूं कि 60% में फी जानवर जो है वो सारा दिन में पिछली माह की जो परफॉर्मेंस है उससे 1 किलो दूध भी बढ़ाता है। तो जब आप उसको पॉपुलेशन पे डिवाइड करेंगे वो कितनी बड़ी वॉल्यूम बनता है। जब मैसिव लेवल पे काम है वो एक बुल कभी भी एआई के बगैर नहीं अपना रोल अदा कर सकता। और ब्रीड्स जो हैं वो एक एक दो दो बुल से ही बन गई हुई हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह का शुक्र है एक दो बुल वाले हालात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने होल्स्टियन 2 बुल से, जर्सी 1 बुल से, एक एक दो दो बुल, यानी कि उनके पास इतना पुअर जेनेटिकली वो पोल थे, वहां से लेके चले और कहाँ के कहाँ दुनिया को लीड कर गए हैं। हमारे पास अभी भी कोई उधर पैदा हो जाता है, कोई उधर, ओ हो यार वो पिछली ईद ते कुर्बानी भेज तक कटियां बढ़ियां निकलियां ने, ये आम आपको बात सुनने को मिलेगी। इसका मतलब है जेनेटिकली इलीट एनिमल अभी फिर रहे हैं, कैरियर बुल हैं। मसला ये है कि हमें उसको संभालना है और संभाल के पॉजिटिवली उसको लोगों तक पहुंचाना है, यही कामयाबी होगी। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब इस बात से आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के पास जो भैंस की नस्ल है, ये जो पाकिस्तान की भैंस है, ये चूँकि भैंसें तो ब्राज़ील में अब हैं, चाइना इस पे काम कर रहा है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, ये चंद गिने-चुने मुल्क हैं, इटली है, इनके पास भैंसें हैं। पाकिस्तान के पास इन सब कंट्रीज़ को अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छी और अच्छी प्रोडक्शन वाली भैंस मौजूद है। इससे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मसला ये है कि बात कोई ज़ुबानी कलामी जो है मनाने की निस्बत, आप डाटा जब तक नहीं देते, रिकॉर्ड नहीं रखते, दुनिया नहीं मानती। मामला हमारा नहीं है, हमारा मसला ये है, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया ग्लोबल विलेज। सारा दिन फेसबुक पे बैठ के कमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक डिसलाइक के अलावा भी एक चीज़ है, वहाँ पे आता है कि दुनिया किस चीज़ को देखती है, दुनिया किस चीज़ को मानती है। दुनिया मानती डाटा को है और जो लोग सारी उम्र डाटा से खेल रहे होते हैं उन्हें
आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उन्हें पता लग जाता है ये झूठ बोला जा रहा है, ये सच बोला जा रहा है। दूसरे से तीसरे क्वेश्चन में पता लग जाता है कि आप लोग क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। और जब तक अगर हमने दुनिया में जीना है, अगर हमने सर्वाइव करना है, अपनी इस मामलात में आगे निकलना है, तो हमें दुनिया को दिखाने के लिए डेटा दुनिया को दिखाने के लिए हमें रिकॉर्ड चाहिए और डाटा चाहिए। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डॉक्टर साहब से भैंस की खुराक के बारे में, जो एक भैंस का प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो अच्छी भैंस है उसकी क्वालिटी पे, भैंसों की जो मैनेजमेंट है इस पे बात करेंगे। उम्मीद है जिस तरह आपने हमारा वीडियो में ये पार्ट लाइक किया है, आप उसको भी ऐसे ही इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी जो राय है उसका कमेंट बॉक्स में लाजमी इज़हार कीजिएगा कि आपको ये भैंसें सरदार उस्मान बलोच साहब और सरदार यासिर डोगर साहब की जो बफलोज़ हैं वो आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।